हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो प्रीवियस हम लोग का जो वीडियो है उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कैटलिस्ट, कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, और अंत में आपने पढ़ा विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अब आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो ठोस उत्प्रेरक होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार और टॉपिक बनाइए ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक्चुअली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो सॉलिड कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसमें क्या खास बात है, उसमें कौन सी गुण है। तो ज्यादा ही दो गुणों की चर्चा करेंगे। पहला है सक्रियता, एक्टिविटी। तो आइए शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता के बारे में तो पहले दो चार बातें मैं आपको बता दूं। किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता का क्या मतलब। तो उत्प्रेरक की सक्रियता का मतलब यह है कि कोई उत्प्रेरक, कोई विशिष्ट उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को कितना बढ़ा देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की उसमें क्षमता कितनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा स्टूडेंट्स, कुछ उत्प्रेरक कुछ खास अभिक्रियाओं को 10 टू पावर 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। 10 की पावर 10 गुना उसके रफ्तार को, उसके वेग को, गति को बढ़ा देते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या हुई ना। तो हम लोगों को यह भी जानना है कि जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी का जो डी ब्लॉक है उसमें से वर्ग संख्या 5 से लेकर 11 तक के तत्व हाइड्रोजनन जो होता है, हाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया, उसके लिए बेहतरीन उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो आइए कुछ बातों को लिखते हैं हम लोग। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता का अर्थ है कि वह किसी अभिक्रिया के वेग को कितना अधिक बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब कि किसी अभिक्रिया के वेग की जो बढ़ाने की क्षमता है वही उसकी क्या है, सक्रियता है। जितना ज्यादा बढ़ा देगा इसका मतलब उतना ही क्या है, उसकी सक्रियता अधिक है। कितना अधिक बढ़ा देता है। कुछ अभिक्रिया, कुछ उत्प्रेरक कुछ अभिक्रियाओं के वेग को 10 के पावर 10 गुना तक बढ़ा देते हैं, गुना बढ़ा देते हैं। अब एक और बात, कोई उत्प्रेरक का जो सक्रियता है ना स्टूडेंट्स, उसके रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करता है। जो रासायनिक अधिशोषण है, रूल कहता है कि बहुत अधिक प्रबल नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक दुर्बल भी नहीं होना चाहिए, मतलब मध्यम प्रबलता होनी चाहिए। उत्प्रेरक की रासायनिक अधिशोषण की जो क्षमता है, प्रबलता है, उसी पर निर्भर करेगा उसकी सक्रियता। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके रासायनिक अधिशोषण
अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना है कि रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता न तो बहुत अधिक होनी चाहिए न बहुत कम। न तो बहुत अधिक और नहीं बहुत कम होना चाहिए। अब आपके स्टूडेंट्स मन में एक सवाल आ गया कि ऐसा क्यों नहीं बहुत अधिक होनी चाहिए, चाहे क्यों बहुत कम होने से क्या दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखिए, समझिए, यहाँ ये मान लीजिए कि कोई उत्प्रेरक है और ये है उसका सक्रिय स्थल है, मुक्त वैलेंसी है। यहां पर अगर ये A और B को अधिशोषित किया, सोचिए अगर बहुत ज्यादा प्रबलता से अधिशोषित कर लेगा तो उसी पर चिपका लेगा। तो इस तरह से जितने भी उसके पास सक्रिय स्थल है सब तो प्रतिकारक अणुओं से भर जाएगा, तो ये प्रतिफल के रूप में बदलेगा ही नहीं। तो बहुत अधिक अगर यही बंधन बहुत ही प्रबल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। या अगर इस तरह से सभी पर बहुत प्रबल अगर प्रतिकारक के अणु बंधन से चिपक जाएंगे तो फिर ये मुक्त ही नहीं हो पाएगा। जो उत्प्रेरक का सतह है वहां से आपका ये प्रतिकारक प्रतिफल के निकल जाने चाहिए ना, लेकिन अगर ये बहुत मजबूत हो जाएगा तो छोड़ेगा ही नहीं इसको। तो बहुत अधिक प्रबल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अधिक दुर्बल हो गया तो क्या है, तो सोचिए कभी ए यहाँ है, कभी बी यहाँ है, कभी बी यहाँ है, कहीं 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 घूमने लगे तो फिर आपस में बंधन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो इतना प्रबलता होना चाहिए कि ये एक जगह स्थिर रह सकें ए और बी, और इतना भी अधिक प्रबल नहीं होना चाहिए कि ये ही अस्थायी रूप से बंधन बना ले और बी के बीच बंधन बने ही नहीं। मैंने मध्य प्रबलता होनी चाहिए, न बहुत कम होगा कि मूव करने लगेगा इधर, कभी यहाँ कभी वहां घूमने लगेगा प्रतिकारक के अणु, तो उनको टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो प्रतिकारक प्रतिफल में बदल पाएंगे। अब यूं समझिए ना कि मान लीजिए कि मैं आज यहाँ इस शहर में रहता हूँ, कल दूसरे शहर में, परसों तीसरे शहर में, तो मैं किसी से बहुत ही क्लोज हो ही नहीं पाऊंगा। क्लोज होने के लिए मुझे किसी के साथ एक पर्याप्त समय गुजारना होगा। तो अगर ये बहुत ही दुर्बल बनेगा ए और बी के साथ बंधन, तो कभी भी दूसरे के क्लोज हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर बहुत अधिक प्रबल हो गया तो आपस में बंधन बना पाएंगे। तो प्रबलता मध्य प्रबल होना चाहिए। और जो बात मैं बता रहा था कि जो आवर्त सारणी है ना, उसके वर्ग संख्या 5 याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 5 से 11 तक के जो तत्व होते हैं ना, वो हाइड्रोजन अभिक्रिया के लिए बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ स्टार का चिन्ह देकर, आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 5 से 11 तक के तत्व हाइड्रोजन अभिक्रिया के लिए अधिक सक्रियता दिखाते हैं। इसमें भी वो बात है, क्या है बात, तो वर्ग 7, 8 और 9 ये 3 वर्ग के तत्व सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। के तत्व सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? याद रखिएगा
किसी भी ठोस के सक्रियता का मतलब, ठोस उत्प्रेरक के सक्रियता का मतलब है कि वो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना बढ़ाता है, उसमें क्षमता क्या है, ये उसका मतलब है। अगर वेग को ज्यादा बढ़ाता है मतलब ज्यादा सक्रिय है, अगर वेग को कम बढ़ा पाता है तो वो कम सक्रिय है। सक्रियता किस बात पर निर्भर करेगी? तो रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता पर। रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता बहुत अगर ज्यादा हो गई तो भी सक्रियता घट जाएगी, और रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता बहुत कम हो गई तो भी सक्रियता घट जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। और तीसरी बात जो इसमें नोटवर्ती पॉइंट है कि हाइड्रोजन अभिक्रिया के लिए आवर्त सारणी का जो वर्ग संख्या 5 से 11 तक के तत्व हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है हाइड्रोजन अभिक्रिया के लिए, और उसमें खासकर 7, 8 और 9 ये तो बिजोड़ क्या होते हैं, तो सक्रियता दिखाते हैं हाइड्रोजन अभिक्रिया के लिए। आपको एक और बात बताएं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर आप इसे जल बनाने की उम्मीद रखते हैं तो ये टू मच स्लो रिएक्शन है, ये प्रतिकारक प्रतिफल में नहीं बदलता है। लेकिन अगर यहीं पर उत्प्रेरक के रूप में आप प्लेटिनम डाल देते हैं, यह बताने के लिए कितना ज्यादा सक्रिय वायलेंटली रिएक्शन करता है, विस्फोट के साथ अभिक्रिया करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्प्रेरक जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय कर दिया इस अभिक्रिया को। तो आपको याद रखना होगा, इस तरह से कुछ एग्जांपल थे, आप इसे नोट करें कि एक और हम लोग इस टॉपिक को उसको भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, ठोस उत्प्रेरक के दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे गुण का नाम है चयनात्मकता या वर्णनात्मकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा कि प्रत्येक उत्प्रेरक में, प्रत्येक ठोस उत्प्रेरक में वो खास बात होती है। वो किसी अभिक्रिया को खास दिशा में लेके जा सकता है और उससे एक खास प्रोडक्ट प्राप्त कर सकता है। उदाहरण आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको समझने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया में उत्प्रेरण का काम नहीं करता। मतलब यह हुआ कि एक उत्प्रेरक एक खास अभिक्रिया में खास प्रोडक्ट बना देगा, दूसरे अभिक्रिया में डालिएगा तो हो सकता है कोई निष्क्रिय हो जाए, उत्प्रेरक का कार्य करे ही न करे। आप यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई खास विषय के टीचर है केमिस्ट्री का, तो हो सकता है कि किसी एक लैंग्वेज वाले विषय में उसको क्लास में डाल दीजिए तो निष्क्रिय हो जाए, चुप हो जाए। लेकिन वही केमिस्ट्री की क्लास में डालिए तो अपना सक्रियता दिखाए। तो एक उत्प्रेरक एक खास अभिक्रिया में उत्प्रेरण का काम कर सकता है, दूसरे अभिक्रिया में वो निष्क्रिय हो सकता है। दूसरी पॉइंट, आपको उत्प्रेरक का चुनाव इस बात पर ध्यान रखते हुए करना है, विशेष तौर पर जोर देकर बोल रहा हूं मैं, कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके पास रिएक्टेंट क्या है। देखिए उदाहरण के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपको मौजूद है। अगर आप निकेल उत्प्रेरक को परिस्थिति में अभिक्रिया करा देते हैं तो मीथेन गैस बन गया और जल बन गया। लेकिन यही सेम अभिक्रिया में अगर कॉपर अभी देखिए ZnO Cl2O3 की उपस्थिति में करा देते हैं तो ये मीथेनॉल हो गया, और उसी अभिक्रिया में अगर कॉपर डाल देते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या मतलब निकालना है? प्रतिकारक तो सेम है, केवल उत्प्रेरक बदल दिया आपने और बदल गया प्रोडक्ट। मतलब मुझे अगर चाहिए था फॉर्मल्डिहाइड तो मुझे उत्प्रेरक के रूप में कॉपर ही लेना होगा। अगर मैंने निकेल लिया तो बन जाएगा मीथेन। हम चाह रहे थे जाना कहीं और पहुंचा दे उत्प्रेरक में कहीं और। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए उत्प्रेरक का चुनाव करना है, पहली पॉइंट। दूसरा, हमारा प्रतिकारक क्या है। इसका ये मतलब नहीं कि कॉपर अब किसी भी अभिक्रिया में डाल दीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड बना देगा, ना बिल्कुल नहीं। आपको प्रतिकारक के नेचर का भी ख्याल रखना होगा। तो आइए कुछ बातों को लिखते हैं हम लोग। ये विशिष्टता होती है एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरण का कार्य नहीं करता है।
मतलब कि यह विशिष्ट होता है, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट होती है, विशिष्ट होती है, एकदम स्पेसिफिक होगा। एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक में काम करेगा, दूसरे में वो निष्क्रिय हो जाएगा। दूसरी बात अब देखिए, उत्प्रेरक का चुनाव प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक प्रतिफल का जो प्रकृति है उसको बदल सकता है। एक ही अभिक्रिया में विभिन्न उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रकार के, समझ रहे हैं स्टूडेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट दे सकते हैं, दे सकते हैं। अतः उत्प्रेरक का चुनाव प्रतिफल को ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समझ गए? किया जाना चाहिए। इसलिए कि आपने अगर गलत उत्प्रेरक का चुनाव कर लिया तो आप जो चाहते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपके बिल्कुल सामने उसका उदाहरण एकदम क्लियर है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। आपके पास एसिटिलीन है, इथाइन भी कह सकते हैं, इथाइन है। आप चाहते हैं कि आपको इससे मेथेन प्राप्त हो, तो आप अगर मेथेन प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में आप ले लीजिए प्लैटिनम और ये बन गया मेथेन। प्रोडक्ट के रूप में मेथेन मिला। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। लेकिन आप चाहते हैं, सॉरी हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्लियर कर गए, आप चाहते हैं कि नहीं इसके हाइड्रोजन से मुझे मेथेन ना प्राप्त हो, सॉरी एथेन ना प्राप्त हो बल्कि इथेन प्राप्त हो, तो इथेन के लिए आपको कुछ नहीं, शायद हमने यहां मेथेन बोल दिया या इथेन, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते कि नहीं एथेन प्राप्त हो तो लिग्नार कैटेस्ट ले लीजिए। मतलब जैसे आप लिग्नार कैटेस्ट लीजिएगा तो ये क्या बदल देगा, एसिटिलीन को बदल दिया कौन सी में, इथेन में। और जैसे आपने प्लैटिनम लिया, ये किसमें बदल दिया, तो इथेन में। तो अब देख रहे हैं अगर हमारे पास एसिटिलीन है, हम हाइड्रोजन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई कि मुझे अगर इथेन प्राप्त हो तो मैं लिग्नार कैटेस्ट नहीं ना ले सकता, लेकिन अगर मुझे इथेन चाहिए तो मैं पीटी नहीं लूंगा, तब लिग्नार कैटेस्ट लूंगा। अच्छा एक बात बता दें आपको, लिग्नार कैटेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, प्लैटिनम प्लस BaSO4। हाँ एक और भी जो क्यूनोलाइन होता है ना, उसी में इसको क्या करते हैं हम लोग, तो पॉइजन इसको करते हैं क्यूनोलाइन, इसी का नाम है लिग्नार कैटेलिस्ट। तो अब आपको समझ में संभवतः आ गया होगा कि आप उत्प्रेरक का जब चुनाव करने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। इसका मतलब कि आपको कोच का चुनाव करने जाना है तो आपको ध्यान ये रखना है कि मैं कौन से खेल में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने क्रिकेट कोच चुन लिया और हमको खेल है कबड्डी का, हमारे पास खेल है फुटबॉल का, तो नहीं,
वो क्रिकेट का कोच हमारे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा। मुझे केमिस्ट्री के टीचर, अगर केमिस्ट्री का ज्ञान चाहिए तो टीचर केमिस्ट्री का चुनाव करना होगा। बात समझ में आई आपको? तो ये चयनात्मकता या वर्णात्मकता कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक और बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के बीच, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें करना। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।